Good morning everyone. You are most welcome to the RPPS educational point, and this class is especially for the students of class 9th and class 10th. कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, और ये चैप्टर फर्स्ट का जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के भाग का सेकंड पार्ट है, अर्थात सेकंड वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले लिखा है इट्स स्पेशल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एज वेल क्लास 10th। 10 वालों के लिए भी और 9 वालों के लिए भी, दोनों बच्चे ही इसको देखेंगे, क्योंकि दोनों का ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है दोनों में सेम टू सेम वही चीज़ें मिलेंगी। इसलिए मैं अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, एक ही वीडियो बना रहा हूँ। इसमें दोनों क्लास के बच्चे जो है इसको देखेंगे, समझेंगे और गहराई से गहन अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एंड in this video, in the last video, we read about the parts of sentence, definition of sentence, and a qualifier, main word, head word, determiner, adjective, adjectival phrase, etc. And now we shall have to study about the parts of predicate. Predicate के बारे में हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। हमने लिखा है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो जो प्रेडिकेट होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। अब आपको एक बार फिर से मैं चार्ट बना के बता दे रहा हूं। पहला आपका होता है वर्ब, मीन्स क्रिया। सेकंड आपका होता है ऑब्जेक्ट, कर्म, एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। ओके, इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स, वी शैल हैव टू स्टडी अबाउट वर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब? देखिए, हम शुरू करते हैं वर्ब से। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया आपको बताया गया है, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्लासेज में भी आपने पढ़ा है कि जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषा है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और एग्जिस्टेंस। परिभाषा वही हिंदी में आप समझ सकते हैं। दूसरी परिभाषा आप समझ सकते हैं, वाक्य में जो कार्य होता है वही क्रिया होती है। जो होता है वही क्रिया होती है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, वी प्ले फुटबॉल, आई टीच यू English. The birds fly. He is weeping. अब आप देखें कि इसमें कौन सा कार्य हो रहा है। बताया जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए। हमने लिखा वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन? वी है, प्ले खेलना। इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है। तो खेलने का कार्य हो रहा है, तो इस जो प्ले हो गया आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर है? या नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कौन सा काम हो रहा है? कौन का प्रश्न करेंगे आप? कौन सा कार्य हो रहा है? तो क्या कार्य हो रहा है? पढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो ये हो गया आपका वर्ब। टीच मीन्स पढ़ाना, वर्ब हो गया।
द बर्ड्स फ्लाई, पक्षियाँ उड़ती हैं। कौन सा काम हो रहा है? उड़ने का काम हो रहा है। दैट्स व्हाई फ्लाई इज अ वर्ब, इसलिए जो फ्लाई है ये क्या है? आपका वर्ब है, क्रिया है। ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? रोने का काम हो रहा है, तो रोना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे हमने कहा वॉक, चलना, चलने का काम हो रहा है। टॉक, बात करने का काम हो रहा है। मूव, चलने का काम, हटने का काम हो रहा है। सिंग, गाने का काम हो रहा है। वीप, रोने का काम हो रहा है। स्लीप, सोने का काम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कार्य होते हैं उन्हीं को हम क्रिया कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, और वर्ब से आपकी देखेंगे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम अगर देखेंगे तो वर्ब से मेन रूप से जो होती है वो यदि बनावट के आधार पर देखा जाए तो वर्ब जो होती दो प्रकार की होती है। पहला आपकी फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब अगर ऑब्जेक्ट कर्म के आधार पर देखा जाए तो यह दो प्रकार की तब भी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे वर्ब के काइंड्स के बारे में। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो, अगला चैप्टर होगा, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। अब आप देखेंगे कर्म, कर्म किसे कहते हैं? क्रिया के वे शब्द जो क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। जो शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा करें उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ही राइट्स a letter, they sing a song, I call. Okay, these are 3 examples for you to understand object. तो देखिए हम यहाँ समझते हैं, ही राइट्स आ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अभी आप देखेंगे ही राइट्स, वह लिखता है, इसके बाद सपोज ये ना है, आ लेटर नहीं है। हमने कहा ही राइट्स, वह लिखता है, तो आपको कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल इनकम्प्लीट लग रहा है। ही लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है। क्या लिखता है? ये आगे दिया नहीं दिया है। तो जब तक हम आ लेटर या कुछ भी लिख सकते हैं, आ नॉवेल, आ स्टोरी, वॉट एवर यू वांट टू राइट, जो भी आप लिखना चाहते हैं पेन आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ही राइट्स, वह लिखता है। अगर ये ना लगाए तो क्या इसका अर्थ पूरा होगा? बिल्कुल नहीं पूरा होगा, बिल्कुल कंप्लीट नहीं रहेगा, तो इनकम्प्लीट है। अर्थात ये जो आ लेटर है ये क्या कर रहा है? इसके अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। सो इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं। दे सिंग अ सॉन्ग, वे गीत गाते हैं। अब आप देखें, दे सिंग, वे गाते हैं। क्या गाते हैं? कुछ नहीं पता, अधूरा सा लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो ये क्या हो जाए? इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। सॉन्ग इसके अर्थ को, इसके मीनिंग को फुल कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ये जो सॉन्ग होगा ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो सिंग है, कई ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपकी क्या होती हैं? ट्रांजिटिव भी होती है, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, जिनके बाद कर्म की आवश्यकता होती है, जिनके बिना, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनमें बिना कर्म के उनका अर्थ पूरा नहीं होता है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ये वर्ब्स, ये हो गई, ये हो गया। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका अर्थ बिना कर्म के ही पूरा हो जाता है, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा ही स्लीप, वह सोता है। स्लीप के बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? किसी शब्द की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत है। ही स्लीप, वह सोता है। स्लीप क्या सोता है? इसमें कर्म की जरूरत ही नहीं है। तो स्लीप क्या हो गई? एक
इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं एज वेल इंट्रांजिटिव, अर्थात ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं। जैसे ये है सिंग, दे सिंग, वे गाते हैं। वे गाते हैं तो गाना अपने आप में पूर्ण है, वे गाते हैं, भाई गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब बिना कर्म के भी इसका अर्थ पूरा हो जा रहा है। दे सिंग अ सॉन्ग, वे गीत गाते हैं तो कर्म भी आ जा रहा है। तो सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया दोनों है। तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल, आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूं। अभी आप देखें, आई कॉल, मैं बुलाता हूं, मैं बुलाता हूं, इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो इसके अर्थ को कौन कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग को हिम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका ऑब्जेक्ट कर्म। अब हम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था वर्ब के काइंड बाद में पढ़ेंगे, वर्ब की इसमें अभी काइंड की ज़रूरत नहीं है और ऑब्जेक्ट के प्रकारों की काइंड्स की ज़रूरत है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, कर्म, दूसरा आपका होता है अप्रत्यक्ष कर्म। ये दो टाइप के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखें, पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया से व्हाट का प्रश्न करने पर, जो भी वाक्य है उसमें क्रिया से व्हाट का, क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग अर्थात निर्जीव होता है या न्यूट्रल जेंडर होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा या तो न्यूट्रल जेंडर होगा जिसमें जान नहीं होता है, अथवा क्या होगा, हमेशा निर्जीव होता है। अब आप एग्जाम्पल देखें, मोहन टीचर्स हिंदी, शी इज ringing the bell, boys are attending the class। चलिए देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने क्या बताया था, व्हाट अर्थात क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आएगा वो हमेशा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा या तो निर्जीव होता है या तो न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग होता है, जिसमें ना तो जान होता है ना तो उसका कोई निर्धारित लिंग होता है। देखिए, मोहन टीचर्स हिंदी, मोहन हिंदी पढ़ाता है। अब आप प्रश्न लगाएं कि मोहन क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता, पढ़ाने के पहले वर्ब के पहले हम क्या लगाएंगे, मोहन क्या पढ़ाता है, तो उत्तर में क्या आएगा, हिंदी आएगा। तो जब हम क्या का प्रश्न करते हैं और क्या के प्रश्न में जो उत्तर आता है वो हमेशा होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल, शी इज रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रही है। वह क्या बजा रही है, द बेल, घंटी बजा रही है। तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका निर्जीव है, हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें कोई जान नहीं होती, न्यूट्रल जेंडर होता है। द बेल, घंटी, जान नहीं होती, न्यूट्रल जेंडर होता है। फिर अगला, बॉयज आर अटेंडिंग द क्लास, बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं,
क्या अटेंड कर रहे हैं? क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्या अटेंड कर रहे हैं? क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? द क्लास। क्लास क्या है आपका? न्यूट्रल जेंडर निर्जीव चीज है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। दूसरा आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया से whom मीन्स होता है किसे या किसको। क्रिया से whom अर्थात किसे या किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? सजीव होता है। एग्जाम्पल देखें, शी टीचेस मी, आई एम scolding them, राधा gave him a doll। ओके, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। हमने लिखा सी टीचर्स मी। आप इसमें किसका प्रश्न लगाना? किसको। सी टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाती है। अब आप इसमें किसको का प्रश्न लगाइए। वह किसे पढ़ाती है? किसे किसको? वह किसे पढ़ाती है? तो उत्तर में आएगा किसे? मुझे। जब whom यानी किसे या किसको का प्रश्न लगाते हैं तो जो उत्तर में आता है वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल, आई एम स्कोल्डिंग देम, मैं उन्हें डांट रही हूँ। तो मैं किसे डांट रही हूँ? उन्हें डांट रही हूँ। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसे या किसको का प्रश्न करने पर आया। अब अगला एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आए हुए हैं। देखें, राधा गेव हिम अ डॉल, राधा उसे एक गुड़िया देती है। तो आप देखेंगे इसमें किसे या किसको का प्रश्न लगाइए। राधा गुड़िया किसे देती है? हिम, उसे देती है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या का प्रश्न लगाइए। राधा उसे क्या देती है? सॉरी, राधा ने उसे क्या दिया? तो क्या दिया? डॉल दिया। तो क्या के उत्तर में जो आता है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डॉल आप देखेंगे क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, निर्जीव चीज है। ओके, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट, पूरक। पूरक क्या होता है? पूरक कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है और साथ साथ सब्जेक्ट के बारे में बताता है या सब्जेक्ट का परिचय देता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट की परिभाषा और कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा दोनों थोड़ी थोड़ी मिलती है शुरू में, लेकिन फिर आगे चल करके जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी परिभाषा थोड़ा सा चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि दोनों में ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। He is a doctor, I am a teacher, she bought a pen, you gave me a book, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब लिख रहे हैं, शी became an engineer। देखिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट वे शब्द होते हैं जो क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं और साथ साथ सब्जेक्ट
का परिचय देते हैं और सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक चीज़ जान लीजिएगा, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में एक चीज़ जान लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी एक नहीं हो सकते। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी एक नहीं हो सकते, जबकि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति वस्तु को या स्थान को इंगित करते हैं, बताते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर क्या है, वह है, तो डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। तो डॉक्टर और ही दोनों क्या हो गए, एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। अच्छा, परिभाषा के कारण इन्होंने बताया कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है। अब ही इज के बाद ए डॉक्टर ना लगाएं तो क्या इसका अर्थ पूरा होगा, बिल्कुल नहीं पूरा होगा। तो इसका जो मीनिंग है वो पूरा कर रहा अ डॉक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता है, उसका परिचय देता है और एक ही व्यक्ति होता है। ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर वह डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन है, ही है, तो दोनों से एक ही व्यक्ति, अर्थात डॉक्टर कौन है, ही है, और ही क्या है, डॉक्टर, एक ही व्यक्ति। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम के अर्थ को पूरा कर रहा है आ टीचर, तो टीचर क्या हो गया, या तो कॉम्प्लीमेंट हो गया या तो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आप देखें कि ये आ टीचर जो है और जो सब्जेक्ट है इसका दोनों क्या एक ही व्यक्ति हैं, आई अ टीचर। तो टीचर किसके बारे में बता रहा, आई के बारे में, और आई कौन है, टीचर है। तो टीचर और आई दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति हैं। एक और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से अलग है। सी बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। तो उसने एक पेन खरीदा, तो आप देखेंगे कि क्या पेन और वह सी दोनों एक व्यक्ति हैं, क्या सी पेन है या पेन वह है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, केवल क्रिया के अर्थ को पूरा करता है जो कि यहाँ पूरा कर रहा है, और जबकि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्रिया के अर्थ को पूरा करता है और सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपको कंफ्यूज कभी नहीं होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यू गेव मी अ बुक, आपने मुझे एक किताब दिया। क्या यू और मी एक ही व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं है। या फिर यू और बुक एक व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मी और आ बुक दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी बिकेम एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बन गई। तो देखेंगे इंजीनियर कौन बनी, वह बनी। तो इंजीनियर किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में। सी किसके बारे में बता रहा है, इंजीनियर के बारे में। तो दोनों एक दूसरे का परिचय दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये भी कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के जो भाग थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के जो प्रकार थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी इजीली, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे, and meet